अमिताभ कांत की रिपोर्ट बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन में पारित कर दी, जिसके बाद उसके क्रेडिट को लेकर यहां जनप्रतिनिधियों में होड़ मच गई। सामाजिक संस्थाओं ने दावा किया कि उनके सहयोग से बनी अमिताभ कांत की रिपोर्ट लागू थी। उसके बाद 21 दिसंबर को तीनों प्राधिकरणों ने अमिताभ कांत की सिफारिशों को लागू करते हुए यहां के बायर्स को यह आश्वासन दिया कि उनके फ्लैट की रजिस्ट्रियां जल्दी हो जाएंगी। इनडायरेक्टली यह भी कहा गया कि चुनाव से पहले कि सभी फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाएंगी। किंतु इन सिफारिशों में क्या था? सिफारिशों के अनुसार बिल्डर को कोरोना काल में जो ब्याज था उससे राहत दी गई। इसके साथ ही 25% धनराशि जमा करने की बात कर रजिस्ट्री को चालू करने की बात। यहीं से पेच फंस गया, क्योंकि बिल्डरों ने मीटिंग के बाद दोबारा आने से मना कर दिया। जानकारी के अनुसार नोएडा में सिर्फ तक 7 बिल्डर्स ने इस बात को माना है, हालांकि वो अभी तक आए नहीं है, और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अभी तक बिल्डरों का इंतजार कर। परेशानी यह है कि चुनाव सर पर है, 3 महीने का वादा था, लेकिन फ्लैट बायर्स के पास ना फ्लैट की रजिस्ट्री है, ना उस वादे का कहीं अता पता है। यहां के सारे नेता फिलहाल टिकट की दौड़ में हैं। ऐसे में क्या फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो पाएगी? क्या प्राधिकरण की नीयत सही है लेकिन तरीका गलत है? इन्हीं सब बातों को हम आज इस परिचर्चा में करेंगे। नमस्कार, मैं आशु भटनागर, एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, नेफोबा के सदस्य दिनकर पांडे जी हैं, इसके साथ ही फ्लैट एसोसिएशन नोपा के अध्यक्ष राजीवा सिंह। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं इस पूरे प्रकरण पर राजेश बैरागी जी से बात करना चाहूंगा। राजेश जी, आपने कल इस पूरे प्रकरण पर अपनी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है, क्या है वो, थोड़ा सा बताएंगे? दरअसल 21 दिसंबर को बिल्डर और फ्लैट बायर्स के बीच चले आ रहे समस्या पर, जो पिछले 2 वर्ष की समस्या नहीं है, 3 वर्ष की नहीं है समस्या, ये समस्या लगभग 10 वर्ष पुरानी है और कोई 10 वर्ष से और भी पुरानी भी है। उसको निपटाने के लिए शासन ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष या सदस्य थे, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, अमिताभ कांत जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उस समिति से सिफारिशें मांगी गई थी कि इस समस्या का समाधान क्या हो। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार करते हुए प्राधिकरणों को उनकी सिफारिशों के अनुसार फ्लैट बायर्स और बिल्डर की समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। उस पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों प्राधिकरणों ने एक संयुक्त बैठक, बोर्ड बैठक की और उसमें उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकृत करते हुए बिल्डरों से बैठक शुरू की, जिसमें इसी महीने के 6 और 7 जनवरी को दोनों प्राधिकरणों के चेयरमैन और इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली नौकरशाह मनोज कुमार सिंह, और संयोग देखिए कि मनोज कुमार सिंह इस जनपद के जिलाधिकारी भी रहे हैं और सफल जिलाधिकारी रहे हैं। कुछ दिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के वो चेयरमैन भी रहे हैं, सीईओ रहे हैं। यानी कि मैं ये सब इसलिए परिचय दे रहा हूं कि उनको यहाँ की समस्याओं के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, और वो प्रदेश के इस समय सबसे शक्तिशाली नौकरशाह हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मुख्य सचिव से भी अधिक मजबूत नौकरशाह हैं और दोनों अथॉरिटियों के चेयरमैन हैं, औद्योगिक विकास आयुक्त हैं। ये सबसे पावरफुल पद हैं उनके पास। उन्होंने 6 और 7 जनवरी को नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों प्राधिकरणों में दोनों प्राधिकरणों से संबंधित बिल्डर्स को बुलाकर बैठक की, 1-to-1 बातचीत की
उन लोगों को अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के संबंध में समझाया, जिसका मोटा मोटा लबो-लुआब ये है कि जो कोरोना काल के दौरान उन पर ब्याज लगा, वो सिंपल ब्याज था या चक्रवृद्धि ब्याज था, उसको खत्म करके मूल धनराशि उनको लौटानी है, और वो भी जब वो अपनी सहमति देंगे तो उसके 3 महीने के अंदर उनको 25% जमा करना है, और उसके बाद वो 6 वर्ष तक जो पैसा बचेगा वो देना है। कुछ लोगों के मामले इससे अलग थे, जिन पर एनजीटी की तरफ से रोक लगाई गई थी, उनके मामले कुछ अलग थे। उनके लिए वो केस टू केस तय होगा और उनको छूट दी जाएगी, ऐसा अमिताभ कांत समिति और प्राधिकरण के स्तर पर जो तैयारी की गई है वो ये है। लेकिन दोनों जगह बिल्डर मुख्य औद्योगिक विकास आयुक्त से बात करके चुप चले गए। उनसे ये कहा गया कि आप 3 दिन में सहमति दीजिए जी, जिसे आज अगर हम कहें कल तक की बात करें तो लगभग 18 दिन तक किसी बिल्डर ने कोई सहमति नहीं दी। और जो कल नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है प्रेस के लिए जी, उसमें लिखा है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा लोकेश एम के विशेष प्रयासों से 7 बिल्डर तैयार हुए हैं कि हम 25% राशि जमा कर देंगे और ये अपने प्रोजेक्ट को फिर से जो अधूरे हैं उनको पूरा करना शुरू करेंगे। 2 और बिल्डरों का नाम भी लिया जा रहा है उन्होंने भी सहमति दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आज तक की रिपोर्ट यह है कि उसके पास किसी एक बिल्डर ने भी अपनी सहमति नहीं दी है। कुछों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी कि हमारा हिसाब किताब गलत जोड़ा गया है, तो उस पर प्राधिकरण ने उस पर भी विचार किया है और फिर से उनका बाकायदा ऑडिट टीम लगाई गई हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए गए हैं। लेकिन अब मैं इस पर आता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है सर। दरअसल ये सारे बिल्डर अपना मुनाफा कमाकर और बायर्स का पैसा लेकर खाकर अन्य प्रोजेक्टों में और अपने निजी साधनों में संसाधन विकसित करके बैठे हैं। इनकी कोई रुचि अब नहीं है। सारे ये एनसीएलटी और एनसीएलटीई में चले गए हैं, जहां पर जाकर अपने आप को दिवालिया घोषित करो और घी पियो। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मिनट का समय मैं ज़्यादा ले रहा हूं, मेरे प्रतिभागियों को भी मौका मिलना चाहिए जो साथ में है पैनलिस्ट जी। दरअसल ये जो बिल्डर हैं इनका बड़ा सीधा सा फंडा है कि ये लोग फ्लैट बायर्स से पहले ही पैसा लेकर, एक तो ये सारी योजनाएं फ्लैट बायर्स के या जो खरीदार हैं उनके कीमत पर तो ये योजनाएं चलती हैं। प्राधिकरण से उधार जमीन मिल जाती है, प्राधिकरण से पैसा, अपनी जमीन का पैसा वसूलने का विशेष प्रयास नहीं किया जाता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन पर हमें भी चर्चा करेंगे अपनी इस डिबेट में। दरअसल ये लोग उस पैसे को वसूल कर और अपने निजी संसाधनों में फार्म हाउस खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, आलीशान घर बनाएंगे, सैर करेंगे, तमाम चीजें करते हैं। और प्राधिकरण के अफसरों को, मैं बैरागी जी 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, एक बार सबका थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं, फिर इस पे आएंगे आगे कैसे करेंगे जी। दिनकर पांडे जी, ये जानकारी आपको रही है कि जो बिल्डर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं? जी, ये जानकारी है और इसके लिए हमने मुलाकात भी की है। अब मैं इस पूरे प्रश्न पे आता हूं। ये जो हमारी भूमिका है आज पूरी, और मुद्दा ये है कि पहले तो सरकारें कुछ नहीं कर रही थी, फिर आप लोगों ने मिलकर अमिताभ कांत की रिपोर्ट के उनके साथ एक रिपोर्ट में जो है सहयोग किया, और वो रिपोर्ट आई, उसके सही जो सजेशंस हैं वो सारे नहीं माने गए। तो आपकी तो व्यथा पहले ये थी कि हमारी सारी बातें नहीं मानी जा रही या हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में उसमें कुछ नहीं हो रहा, और अब पता लग रहा है कि बिल्डर जो हैं उसमें से भी जिनको माना जा रहा था उसमें भी बिल्डर नहीं है या नहीं आ रहे हैं। खासतौर पर ग्रेटर नोएडा में तो कोई नहीं आ रहा है अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। तो आप कहाँ खड़े हैं इस पूरे मुद्दे पर? जी, इसके लिए हमने, अगर मैं खुद की बात करूं जिस प्रोजेक्ट में मैं रहता हूं, कुछ दिन पहले बिल्डर के ऑफिस में जाके प्रदर्शन भी किया था कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने बोला था हम जाएंगे, गए नहीं गए पता नहीं। इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूंगा, जो अभी ये ड्यू कैलकुलेशन की बात हो रही है,
अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसके सबको पता है। मनोज जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को, वो भी पता है। 3 पॉइंट थे बेसिकली, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले प्राधिकरण क्या कर रहा है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात कर रहा हूं मैं। बहुत प्रयासों के बाद कुछ पारदर्शिता लाने के लिए 2 चीजें शुरू करी गई थी। पहला ये कि जब भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा वो साइट पे एक लिस्ट में अपलोड होता था, अभी भी साइट में है, 2023 जुलाई के बाद आपको नहीं मिलेगा कोई भी। दूसरा, बिल्डर का जो ड्यू है, फॉर्चुनेटली एग्जैक्टली 24 जनवरी 2019 को एक लिस्ट अपलोड हुई थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की साइट पे। उसमें 115 बिल्डरों का नाम है जिनका ड्यू है, और कितना ड्यू है ये पारदर्शी तरीके से लिखा गया था कि बायर्स देख ले पहले, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। 5 साल बाद वो लिस्ट जस की तस है, ना बढ़ी है ना घटी है। और वो 115 नंबर हैं जो प्राधिकरण अभी बताता है कि उनकी जो प्लानिंग है 96 बिल्डर से बात करने की है, उसमें से 35 ने मौखिक सहमति दी है, लिखित सहमति अभी किसी ने भी नहीं दी है इसके लिए। जी, आज का मुद्दा यही है। तो 115 जो थे वो 96 कैसे हुए, उसमें से एनसीएलटी में कितने हैं, प्राधिकरण बाकियों का क्या कर रहा है, क्या 2019 के बाद एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं बना, एक भी नया बिल्डर नहीं जुड़ा इसमें, उनकी क्या हालत है, ड्यू है कि नहीं है, अगर 0 है तब भी देना चाहिए। और इसके अलावा जो ये अपडेट नहीं कर रहे हैं साइट पे, वो तो एक तरफ है। जब हम आरटीआई लगा के इनसे मांगते हैं कि इस फला बिल्डर का कितना ड्यू है, उसका आंसर हमें आता है कि आप ऑफिस में आके पता कर लीजिए। अपील में भी ये इंफॉर्मेशन नहीं आती है। ऑफिस में जाने पे क्या होता है आपको पता है, या तो साहब मिलते नहीं है या बहुत लंबी लाइन होती है। और अधिकतर जिन्होंने घर खरीदा है वो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके पास वीकडेज में हर बार छुट्टी लेके इतना समय नहीं होता कि प्राधिकरण के ऑफिस में जाएं। तो कुल मिला के प्राधिकरण की तरफ से बहुत गंभीर प्रयास नहीं दिख रहा है। दूसरा इसमें यह आता है कि मनोज जी ने 3 बिंदुओं पे बात की थी जो चिट्ठी लिखी थी। पहला बिंदु ये था कि जहां पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है या जहां नहीं भी मिला है और लोग रहते हैं, उनकी किसी भी हालत में 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि रजिस्ट्री सुनिश्चित करने से पहले ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो भी रिक्वायर्ड एनओसी हैं वो लिया हुआ हो। और तीसरे पॉइंट पे ही छूटते वो ये कहते हैं इसके साथ साथ बिल्डर को 25% बकाया भी चुकाना होगा। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि 3 महीने के अंदर किसी भी हालत में रजिस्ट्री करनी है, तो बाकी तो दोनों पॉइंट उसको अलग कर देते हैं। अपने आप में कंट्रोवर्शियल है ये। अगर बिल्डर किसी भी वजह से 25% नहीं चुकाता है तो किसी भी तरीके से आप 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री कैसे कराएंगे? ये तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव तक टाल दो। एग्जैक्टली लोकसभा चुनाव के पहले 5 साल पहले आप प्राधिकरण की साइट पे जाके देख सकते हैं, बिल्डर की ड्यू लिस्ट जारी हुई थी और इसी तरह के प्रयास चले थे कि ठीक है अब तो जो ड्यू नहीं देगा वो जाएगा या तो ड्यू देना पड़ेगा और सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उस साइट पे एक अक्षर भी अभी तक 5 साल में अपडेट नहीं हुआ। एग्जैक्टली 24 जनवरी 2019 की बात है। ठीक है, मैं आज हम उसी डेट पे जी मैं यहीं रोक रहा हूँ आपको, फिर हम दोबारा घूम के आएंगे। मैं राजीवा सिंह जी को ला रहा हूँ। राजीवा जी, जो बेसिक प्रॉब्लम है जो अभी दीपक दिनकर पांडे जी कह रहे हैं कि 5 साल पहले भी फ्लैट बायर्स के साथ यही बातें चल रही थी चुनाव से पहले, और अब भी वही बातें चल रही हैं। और जो ये क्लॉज डाले गए 25% का और जो बाकी चीजें करी गई कि जब तक बिल्डर करेगा नहीं तो 3 महीने में तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। और जैसा कि बैरागी जी भी कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी कह रही है कि भाई बिल्डर मान ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, उनको पैसा देना ही नहीं है। जब वो पैसा जमा नहीं करेंगे तो रजिस्ट्री फिर नहीं होगी। और अगर 200-400-500 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो भी गई तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसी चीज है। तो क्या सरकार से लेकर राजनेताओं तक और प्राधिकरणों तक ये सिर्फ एक कोशिश है लोगों को भ्रमित करके वाई लेने की? यहां पर समस्या ये आ रही है कि आप दिखा कुछ रहे हो कुछ रहा है और एक्चुअल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी सॉरी इस मीटिंग का, इस कॉल का ऑर्गेनाइज करना।
सेकेंडली आई थिंक जो बैरागी जी ने और पांडे जी ने बोला है उसमें मतलब कटु सत्य है पूरा का पूरा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है। और आई थिंक बैरागी जी तो हमेशा ही, मैं इनसे 2-3 कॉल्स पे रह चुका हूं, तो बहुत ही सुंदर ये विश्लेषण और एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का। कमिंग ओवर के जो आपने बात करी अभी, देखिए समस्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वी नो दैट, इतनी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है ये। और जो बैरागी जी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि इन्हें लोगों को मालूम नहीं है समस्या क्या है। अभी ऑफिसर्स हैं, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं है समस्या क्या है। समस्याएं 4-5 तरह की समस्याएं हैं जो पांडे जी ने अभी बोला, रजिस्ट्री से रिलेटेड जो था। देखिए अमिताभ कांत जी की जो रिपोर्ट, जो उनकी रिकमेंडेशन थी, सबसे पहले तो ये रिकमेंडेशन थी कि लोगों को राहत तभी मिल सकती है जब इसको डी लिंक करा जाए फॉर द रजिस्ट्री पार्ट के लिए ड्यूज है तो डी लिंक कर दिया जाए, तब जाके ये राहत मिल सकती है लोगों को। लेकिन वो नहीं हुआ, पार्शियल जो भी अमिताभ कांत जी कमेटी की रिपोर्ट थी उसका पार्शियली दिया गया है, उसको पार्शियली इम्प्लीमेंट करना है। तब पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन में यही होगा किस हद तक। और आपने जो अभी कहा कि ये तो रिकरिंग प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख अफेक्टेड लोग हैं, इसमें बात करी जाती है, हमेशा करी जाती है कि 2 लाख इन्वेंट्रीज हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो अभी इनकम्प्लीट है या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या लोग मतलब affected है। और अगर हम बोलते हैं 2 लाख, दैट मीन्स अगर हर एक आदमी के 4 मेंबर्स होते हैं फैमिली के, तो यानी कि 8 लाख लोग उससे प्रभावित हैं। ये जो सिचुएशन, पहली चीज तो ये ना, अगर हम एनालिसिस करें इसका तो कितने लोगों को अभी रिलीफ मिल रही है। जैसा अभी बोला गया 300 या 400 रजिस्ट्रीज हो रही है, उसमें तो कोई उसका वही नहीं होगा। अब बात आती है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन यही था कि इसको डीलिंग करा जाता, रजिस्ट्रीज बढ़ाई जाती और गवर्नमेंट इसमें थोड़ा और एग्रेसिव होती। अब ये कि अगर एग्रेसिव नहीं दिखाएगी पॉलिसीज में, और तब तक ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एक है जहाँ पर रजिस्ट्री नहीं, एक है जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं है। ओसीसीसी भी हो चुका है, तब भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, वो तब भी नहीं कर पा रहा है, जो बिल्डर है रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। एक है इनकम्प्लीट है, एक है कंप्लीट जहाँ पर पोजीशन नहीं दे पा रहा है लोगों को। इसमें डिफरेंट इश्यूज है। तो उसमें इन्हें लेके करना चाहिए कि कम से कम जो फर्स्ट है, जिनकी जो रह रहे हैं लोग, उनकी रजिस्ट्री नहीं है, उसकी तो एकदम सीधे स्ट्रेट अवे रजिस्ट्रीज होनी चाहिए। जो पोजीशन नहीं हुआ है, कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन ड्यूज है, तब भी वो भी लोगों को पूरी राहत मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो देखिए, ये सब बातें राजीव जी, हम लोग देखिए, हम लोग जब भी बातें करते हैं तो यही बातें आती हैं कि ऐसे होना चाहिए। मुद्दा इस समय ये हो रहा है कि जो सिफारिशें थी वो तो मान ली गई, या जो जितना उन्होंने उनको थोड़ा मोड़ा करके कराया गया। और मुझे याद है कि जब ये सिफारिशें मानी गई थी तो हमारे राजनेताओं ने जो है बड़े बड़े अपने दावे किए थे कि कोई कह रहा था कि भाई मेरा श्वेत पत्र जो है मान लिया गया। विधायकों ने अगर जो है विधानसभा में उसके लिए आवाज उठाई थी तो वो कह रहे थे कि ये सब हमसे ही हुआ है। और सांसद अगर अपना वीडियो डाल रहे थे कि भाई मैंने लोकसभा में आवाज उठाई। तो जो ये लोग थे, ये जब ये बात आई थी तब तो सब बड़े एक्साइटेड थे और अब जो है सब लोग सो गए। ये खबर बैरागी जी ने अगर कल ब्रेक नहीं की होती तो ये खबर बहुत छोटी सी खबर बनके चल रही थी और लोग अपने आज की डेट में चुनाव के लिए लगे पड़े कि भैया हमें टिकट मिल जाए या ये हो जाए। मगर जो एक्चुअल फ्लैट बायर्स हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो ये जो प्राधिकरण की अपनी समस्या है, बिल्डरों की अपनी समस्या है और राजनेताओं की अपनी एक जिसको हम नजरअंदाज करना कह दें या एक उदासीनता है, इसके लिए क्या आपके पास वो है कि क्या आप लोग इन नेताओं से या आप कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, नेताओं के पास तो हर एक साल, ये आज की बात नहीं है, ये पूरे 4 साल से यही एक जब भी मीटिंग होती है, मुद्दा होता है, यही उठाया जाता है कि ये समस्या है। और बात वही हो जाती है अंशु जी, समस्या का सबको मालूम है,
कौन सा ऐसा राजनेता है जिसको समस्या का मालूम नहीं है, कौन सा ऐसा प्राधिकरण का अधिकारी है जिसको मालूम नहीं है। बड़े बड़े राजनेता, ये लखनऊ तक बात पहुंच चुकी है कि समस्या क्या है लोगों की। देखिए, अगर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो लोग इस पे इसका जवाब देंगे ठीक समय पर। ठीक है, मैं राजेश जी यही सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, आपने जो रिपोर्ट कल लिखी भी थी, और मुद्दा है कि जो दिनकर जी कह रहे हैं कि भाई हमने इतनी सारी बातें करी, ये चीजें हैं, और जो 3 मुद्दे करे हैं उनको आपस में ऐसा लिंक कर दिया गया है कि अगर ये सारे बिल्डर आ भी जाए तब भी 3 महीने में कुछ नहीं होने जा रहा। और जो हमारे नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्ता पार्टी है, सरकार है, वो बस इसे बता के शांत हो गए। वो अपना सारे काम कर रहे हैं। मोदी जी कल रैली करने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में ही आ रहे हैं। तो ये क्या प्राधिकरण के अधिकारियों को भी पता है क्या सिर्फ ये दिखाने का एक वो है? देखिए, मैं उनकी इच्छा शक्ति पर कोई प्रश्न अभी उठाने की स्थिति में नहीं हूँ कि उनकी इच्छा शक्ति क्या है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर शासन ने ये सच्चे मन से भी प्रयास किया है तो जो तरीका अपनाया गया है उससे इसमें शायद कोई फायदा मिलने वाला मुझे नजर नहीं आता जी। उनका प्रयास सच्चा हो सकता है, लेकिन उनका तरीका झूठा है। तरीका जो होना चाहिए वो, मैं बल्कि यहाँ पर पता नहीं प्रासंगिक होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जिलाधिकारी, वर्तमान जिलाधिकारी हैं मनीष कुमार वर्मा जी, उन्होंने जो आते ही एक चाबुक चलाया था बिल्डर्स पर, जो उन पर बकाया था, जो उनके खिलाफ आरसी वगैरह थी, उन्होंने उसकी वसूली के लिए मेरे ख्याल में 585 करोड़ रुपए का शायद उन्होंने आंकड़ा दिया था उस समय। उसमें से शायद 200 करोड़ रुपए उन्होंने वसूल भी लिया है। हालांकि उनका अभियान अज्ञात कारणों से इस समय रुका हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों रुक गया है। इन बिल्डरों को सरकारी डंडे की आवश्यकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये सारे बिल्डर चोर नहीं हैं, छिनैती भी नहीं करने वाले हैं, ये लुटेरे हैं जिन्होंने राजीवा सिंह जी और दिनकर जी जो बता रहे थे, मैं आंकड़े बता देता हूं। हमारे जिले में 2,75,000 के लगभग फ्लैट बायर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिनके प्रोजेक्टों में पैसे फंसे हुए हैं, जिन पर बैंकों की किस्तें चल रही हैं, उधर बिल्डर की किस्तें चल रही हैं, और वो किराए के मकान में रह रहे हैं। लगभग 3.25 लाख है, और कुल मिलाकर लगभग 250 प्रोजेक्ट हैं जो विवादित हैं। और जो तरीका अपनाया गया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसका 10% भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बिल्डरों ने जो न्यायाधिकरणों की जो शरण ली हुई है, और ये जो न्यायाधिकरण हैं मुझे अपनी मानहानि से मुक्त करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये शेल्टर हाउस हैं इन डकैतों के। ये जितने भी ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, चाहे वो NCLT हो, चाहे जो दूसरे न्यायाधिकरण बने हुए हैं, शेल्टर बन गए हैं। बड़े आसानी से बिल्डर वहां जाते हैं, कहते हैं जी हम तो वो लुट गए, पिट गए, और वो मामला NCLT में लगकर फ्लैट बायर्स क्या कहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। बिल्डर घर में आराम से सोता है। इनकी संपत्तियों की जांच हो, इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं तो ये आएंगे नहीं काबू में। क्योंकि और भी एक कारण है जी। लेकिन बैरागी जी, प्रॉब्लम ये है कि जो आप बात कह रहे हैं कि जब भी ये एक बड़ा सुंदर विचार लगता है कि भाई ये बिल्डर चोर है, उद्योगपति चोर है, और ये सब जो है न्यायालय की शरण भी ले लेते हैं क्योंकि लीगल पार्ट वो जानते हैं, और इमोशनल पॉइंट पार्ट पे हमारे पास ये एक चारा है कि जी ना जेल भेज दो। हमने लेकिन देखा कि सुपरटेक के RK अरोड़ा जेल चले गए, तो क्या हुआ? ये हमारी न्यायतंत्र की विफलता है। ठीक, कि वो जो है मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आ गए हैं, मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए हैं, जमानत नहीं हुई है। ये हमारी न्यायतंत्र की विफलता है। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई वो आपने उन्हें भिजवा भी दिया, कुछ दिन हम खुश भी रहे, इतनी सजा हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, और बाद में वहीं आ गए। दिनकर जी, ये जो प्रश्न है
समस्याएं तो एक तरफ है कि ये कैसे कर रही थी प्राधिकरण, उसमें प्राधिकरण की मंशा सही है, तरीका गलत है, सरकारों ने उन्हें कह दिया है कि चुनाव तक थोड़ा माहौल बनाओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन सरकार डाल डाल, बिल्डर पाक पाक, इनके बीच में आप जैसे बायर, और जो आप तो एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो लगातार बायर्स के लिए एफर्ट करती रही है, लड़ाई लड़ती रही है, और काफी 14, मेरे ख्याल से 14 साल से तो मैं भी देख रहा हूं। तो कहाँ है बायर्स का दर्द? कैसे आप अपने जो हमारे जो नेता हैं इन तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकारों तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या इसका समाधान भी होगा या बस ये अनवरत चलता रहेगा? जी, और इससे बात करने से पहले मैं इसके स्केल की बात करता हूँ। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास हैं। टोटल 193 प्रोजेक्ट हैं जिसमें सैंक्शन जी। यूनिट 2,64,185 हैं, यस। और उनमें से सिर्फ 1.5 लाख के आसपास को ओसी मिली है। ठीक है, इस पे और अगर मैं बात करूं तो मेरे पास, मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो खोल के मैं बैठा हूं, लगभग 15%, बड़ा नंबर है, प्रोजेक्ट एनसीएलटी के अंदर में है। और उसमें क्या हो रहा है उस पे आएंगे, हम बात करेंगे। सिर्फ 17% के आसपास प्रोजेक्ट कंप्लीट है, सिर्फ 17%। 37% प्रोजेक्ट जो कंप्लीट है उनमें भी पार्शियली कंप्लीट है, बड़ा नंबर है, आधे से थोड़ा सा कम। लगभग 42%, आधे से कम प्रोजेक्ट को ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या तो अप्लाई किया है या मिला है। और 40% जो कुल यूनिट है उसका जो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या असुविधाएं होती हैं वो किसी से छिपी नहीं है। अगर हम बेसमेंट में जाते हैं वहां कचरा होता है, लिफ्ट नहीं चल रही है, लॉबीज नहीं बनी है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं, उस पे आएंगे, वो अलग एक कहानी है। बट उससे भी बड़ी बात ये है कि जो ये शिगुफा फैलाया गया कि अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें लागू हो गई, हुई कि नहीं हुई हमें नहीं पता, क्योंकि वो पारदर्शी है ही नहीं। कैबिनेट ने क्या पास किया वो नोट किसी के पास हो तो दे सकता है, हमारे पास उसके नाम पे नहीं। इधर छोटा सा कुछ सेकंड दीजिए मुझे। हमारे पास उसके नाम पे एक मनोज जी की चिट्ठी है जो प्राधिकरण सीईओ को आई थी, लेकिन कुछ प्रावधान हैं जो बहुत प्रमुखता से प्रस्तावित किए गए थे हमारी तरफ से और माने गए थे। जैसे ये जो वसूली का काम है ये रेरा को करना था प्राधिकरण की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। एनसीएलटी का कानून रियल स्टेट के हित में है ही नहीं। केंद्र सरकार को उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि आईबीसी कोड आप रियल एस्टेट के लिए चेंज करिए। उसके अलावा और बहुत सारे प्रावधान थे कि जहां पे प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा है बिल्डर, सपोज मेजोरिटी कंप्लीट है, अंदर प्लास्टर नहीं है, वायरिंग नहीं है, कुछ और वजह है, उसमें एज इज वेयर इज बेसिस पे बायर्स को देने का प्रावधान था, और जो बकाया था वो फाइनल सेटलमेंट करके रेरा के अंतर्गत उसको सेटल करके लेने का था। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिससे बहुत हद तक समस्या सुलझ जाएगा। अगर मेरा 10 लाख बिल्डर के पास बाकी है और अंदर प्लास्टर और टाइल्स नहीं लगी है, मैं करवा सकता हूं, और वो उतना कम पैसा मैं रेरा में जमा करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अमिताभ कांत ने बहुत क्लियरली रिकमेंड करके और हर पॉइंट के नीचे एक्शन ऑनर भी दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है या किस एजेंसी को करना है। तो हमारा दुख तो वही है। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जो गुजर गए और उनका फ्लैट नहीं मिला अभी तक, उनके बच्चे उसको बेच नहीं सकते बिकॉज पता नहीं बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, और प्राधिकरण में कैसे घुसते हैं हम ये सबको पता है। अगर कोई अनजान आदमी है और उसको जाके प्राधिकरण के किसी जिम्मेदार ऑफिसर या डिपार्टमेंट से मिलकर अपना काम करवाना है, नॉमिनी चेंज करवाना है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना है, तो शायद जन्म गुजर जाएगा, उसका नहीं होगा जब तक वो गांधी जी छाप अंदर डाले ना। ये मिठाई के डिब्बा का जो वजन है बहुत ज्यादा हो चुका है। एक उदाहरण लेता हूं, हमने एक कंप्लेन करी थी कि जो रेरा में अप्रूव्ड मैप है या जो प्राधिकरण में अप्रूव्ड मैप है उससे अलग कुछ एक्स्ट्रा फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो गया है। ये कंप्लेन करे हुए कई साल हो गए, हर बार हर ओएसडी, हर एसीईओ, हर सीईओ को कंप्लेन गई, लेकिन आज तक उस पर एक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो बायर्स को कुछ मिलने वाला नहीं है। उम्मीद अभी भी है, हम अभी प्रोटेस्ट भी होल्ड पर रखे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन कुछ तो निकल के आए कि क्या करने वाले हैं। ना तो आप 35 के लिस्ट बताते हैं, ना आप 96 की लिस्ट बताते हैं, ना आप ये बताते हैं कि कौन से प्रावधान हमने मान लिए कौन से नहीं माने। पारदर्शिता का बिल्कुल अभाव है,
और इस सिचुएशन में बायर्स ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ओके, तो लेकिन मेरा जो प्रश्न है, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा एक प्रश्न था कि जो उस समय सारे के सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने उस समय बड़े दावे किए थे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने आज इस परिचर्चा के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो श्वेत पत्र लाए थे, उनको भी मैंने जो है इसके लिए आमंत्रित किया था। उनको हम लोगों ने मैसेज भेजा एनसीआर खबर में कि अगर आप 8 बजे इस पे हमारे टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन हमको उसका कोई रिस्पांस मिला नहीं है। तो मेरा जो प्रश्न है कि क्या ये सिर्फ एक दिखावा था उसको प्रचारित करने का, दिनकर जी, और अब आपके पास आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले मेरे ख्याल से 52 से ज्यादा हफ्ते हो गए हैं, आप लोग हर संडे जो है सड़कों पे उतरते हैं और अपना प्रदर्शन करके घर आ जाते हैं, ये बताने कि हाँ भाई हम जो है आज भी गए थे। जी देखिए, जिस समय कैबिनेट ने पास किया था उस समय हमारे माननीय विधायक, सांसद सब क्रेडिट लेने में जुटे हुए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या स्वीकार हुआ है, क्या स्वीकार नहीं हुआ, आज तक नहीं पता। उनको समस्याएं ही नहीं पता, अगर मैं सच बोलूं तो घर से निकलेंगे तो जरूर पता चलेगा। तो अभी भी वो क्रेडिट लेने के जुगाड़ में ही है। अगर कुछ अच्छा हो गया तो बोल देंगे हाँ जी हमने करवा दिया, कुछ नहीं हुआ तो चुप रहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर छोटा सा प्रयास करते तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ, एटलीस्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुतायत में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां माननीय विधायक और सांसद जी का 1 या 2 घंटे का प्रयास ही मुक्ति दिला सकता है। उदाहरण देता हूं मैं, बिल्डर ने बना लिया है प्रोजेक्ट। अभी कुछ दिन पहले पंचशील ग्रीन्स 1 है एक सोसाइटी, वहां पे 22 तारीख को मंदिर के लिए बहुत विवाद हुआ। बिल्डर ने हैंडओवर कर दिया है एओ को, बट पता नहीं क्या कंट्रोल अपने हाथ में रख के बैठा है। फिनेंशियल हैंडओवर होना एओ को बहुत बड़ी समस्या है, आईएफएमएस नहीं लौट रहा है, और बिल्डर अपना कंट्रोल वहां पे भी अभी लेके बैठा है। क्यों? अगर आपने सोसाइटी कंप्लीट कर दी, रेरा में बहुत क्लियर रूल है, आप रेसिडेंट्स बॉडी को वो हैंडओवर क्यों नहीं कर सकते? और इसमें क्या समस्या है? क्या माननीय सांसद, विधायक और प्राधिकरण सीईओ एक साथ बैठ जाएं तो इतनी हिम्मत है बिल्डर की कि वो कंप्लीट सोसाइटी को हैंडओवर ना करे? तो ये बताता है कि कितने गंभीर हैं हमारे जनप्रतिनिधि और ऑफिसर्स बायर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए। मेरा इसमें एक सवाल है दिनकर जी, वे बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट लिया है कि जिस सोसाइटी का आपने नाम लिया वहां पर जो लोग हैं अभी 2-3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट है वो अपनी समस्याओं के लिए या हैंडओवर के लिए नहीं दिख रहा है। वो प्रोटेस्ट किस लिए है कि हमारी पार्किंग, एक किसी सज्जन ने पार्किंग एक मंदिर के नाम पे यूं कह दिया कि जी मेरी पार्किंग में मंदिर बना दीजिए, और झगड़ा 3 दिन से वहां इस पे चल रहा है। तो क्या हमारे जो बायर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, इनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ ये रह गया है कि उनको फ्लैट मिल जाए, या पहले जो है वो वहां पर मंदिर बनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैंने वो सोसाइटी इसलिए चूज की कि अभी ताजा तरीन समस्या, और दूसरी वो एओ को हैंडओवर हो चुकी है, लेकिन बिल्डर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। वो मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा वो अलग समस्या है, वो प्लानिंग में हो या ना हो। मूल मुद्दा ये था कि बिल्डर्स रेसिडेंट्स बॉडी को हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में हमने इलेक्शन करा लिया, बॉडी रजिस्टर होते टाइम वो ऑब्जेक्शन डालते हैं, रजिस्टर हो गया तो फिर हैंडओवर नहीं करते हैं। ये केन प्रकार वो मेंटेनेंस का पैसा खाने पे तुले हुए हैं। ठीक, जो कलेक्शन होता है वो किस तरह से वो ले जाते हैं, इसका एक उदाहरण है कि बिल्डर, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2024 में, और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिनका डे टू डे अफेयर्स में कोई रोल नहीं है, उनको सजा नहीं हो सकती। ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि बिल्डर्स ने एक सब्सिडरी कंपनी बना ली, और उसमें क्या किया कि उस सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कोई ऐसी डमी बना दिया है, पीछे से वही शॉट लेते हैं। और मेंटेनेंस कंपनी भी उनकी जेबी कंपनी है, तो जो भी आता है वो मैनेज करके पैसे तो खा जाते हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, सजा की बात आती है, वो उससे साफ बच निकलते हैं। जी बिल्कुल, ये जो बड़ा शायद सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। राजीवा जी, आपके पास बहुत सारी एओए जो हैं रजिस्टर्ड है,
आपके साथ हैं, एसोसिएट हैं, आप नोएडा अपार्टमेंट्स का फ्लैट है, ये फ्लैट ओनर्स का फेडरेशन आप चलाते हैं एओए का। क्या ये समस्या सब जगह है कि बिल्डर जो है एओए को फुल हैंडओवर देने में परेशानी कर रहा है, या ये ग्रेटर नोएडा की जी हाँ, समस्या ज्यादा है? जी, आई थिंक देखिए, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो बिटवीन बिल्डर और एओएस के बीच में, और रेजिडेंट्स, एओएस को मैं रेजिडेंट्स बोलूंगा क्योंकि रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो। ये समस्या क्या है कि जो बिल्डर है उसने एक साधन बनाया हुआ है मेंटेनेंस से पैसा कमाने का, और वो उसकी एक अर्निंग है, बिजनेस है उसका, और वो इसलिए वो हैंड ओवर करना नहीं चाहता है कभी भी। मतलब बड़ा मुश्किल से बड़ी दिक्कतें आती हैं, और हर एक सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी, मतलब कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं है जो आराम से हैंड ओवर कर दे, बहुत रेयरली होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है कि बिल्डर जो है हैंड ओवर किसी तरह से भी हैंडओवर कर देगा, लेकिन कंट्रोल, जो अभी पांडे जी ने बोला, कंट्रोल नहीं देना चाहता, कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट रहता है, उस अभी कंपनी जो है काम कर रही होती है, प्रॉफिटेबिलिटी उससे आ रही होती है, वो एक बड़ी समस्या है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को यही बात बहुत जरूरी है, अहम है, कि हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस और जो हमारे नोएडा अथॉरिटी है, दे हैव टू मेक श्योर, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि 1 साल बाद हैंडओवर होना चाहिए, उसका ऑडिट कि नहीं, प्रॉपर हैंडिंग ओवर। मैंने तो लास्ट टाइम प्रपोज भी किया था मीटिंग में, एक हैंडिंग ओवर एक सेल होना चाहिए नोएडा अथॉरिटी में, या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जो कि यही काम करेगा केवल कि बिल्डर से रेजिडेंट्स को हैंड ओवर करने में हेल्प करेगा, जो कि एकदम हिल है इस समय। लोग जो एओएस हैं 10-10 चक्कर लगा चुके हैं अथॉरिटीज के, और उनको कोई राहत नहीं मिल पाती है। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा एक इशू है कि हम लोग, हालांकि जो हमारा डिस्कशन आज का था वो बिल्डर से रिलेटेड था, कि बिल्डर्स हमें और जो अमिताभ कांत रिपोर्ट है वो लागू हो पाई कि नहीं, क्यों नहीं हो पाई है, बट लेकिन ये आती है बाद में। एक बार अगर ये तब आ रही है समस्या जब बिल्डर ने हैंड ओवर कर दिया, या फिर बिल्डर जब हमारी रजिस्ट्रीज हो गई हैं, या एओएस बन गई है, उस समय की समस्या है। तो ये एक समस्या है, बड़ी समस्या है। इसका हम लोग भी एज अ फेडरेशन हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं होती कि हम भी असफल रहते हैं कई बार। हुआ है, मतलब जो हिट रेशो है वो 20-30% ही है कि हम कोशिश प्रयास में अपने कामयाब हो पाते हैं। ठीक। राजेश जी, यहाँ बड़ा एक गंभीर प्रश्न है। आप चूंकि इस पूरे एरिया को लगातार देखते रहे हैं और प्राधिकरण और न्यायालय दोनों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपने वर्षों तक प्राधिकरण की भी और न्यायालय की रिपोर्टिंग करी है। क्या वाकई बिल्डरों पर सरकार की कोई नियमावली काम करती है? क्योंकि मैंने देखा कि अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही एक पूरी रोड है 130 मीटर की, जो गौड़ चौक से शुरू होती है और ये अरबानिया बिल्डर तक जाती है। यहाँ पर जो ये लास्ट के 2 बिल्डर हैं, पीकेएस मॉल और अरबानिया बिल्डर, इन्होंने क्या करा, उस सड़क को अपलिफ्ट कर दिया अपने मॉल के साथ मिला के, राइट। ऐसे ही यहाँ पर एक गोल्डन आई मॉल है, उसने क्या, उसके लिए मतलब मुझे आज तक उसमें ये नहीं पता लगा कि प्राधिकरण ने वो ग्रीन बेल्ट कहां खत्म कर दी और उसकी सर्विस रोड कहां दे दी। प्राधिकरण वो ऑन पेपर इस समय ये है मैप के अनुसार कि वो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के बाद जो एक सर्विस रोड होनी चाहिए वो खत्म है, पूरा का पूरा मॉल रोड पे आ गया। अब ग्रीन बेल्ट को बिल्डर जो है ऑक्यूपाई कर रहा है अपने मॉल को, अपने उसको सामने से दिखाने के लिए। उसका परिणाम यह है कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, और हम बातें करते हैं कि हमारे पास समस्या का समाधान होगा। प्राधिकरण दावा करता है कि भाई हम जो है बिल्डरों को नोटिस भेज रहे हैं, बिल्डरों को हम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि एक अधिकारी जो अभी पीछे आए थे ओएसडी बनकर, उन्होंने जो है कुछ जगह अतिक्रमण किया, अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया। तो मेरे पास जो सूचना है कि फिलहाल उन अधिकारी को कह दिया गया है कि आप ये जो एकदम फ्लाइंग स्क्वाड बनके लगे हुए थे, इस पर लगाम रखिए, आप सिर्फ हमें जानकारी दे दीजिए, बाकी हम निपट लेंगे। ये सीईओ के रेफरेंस से उनको मतलब कहा गया है, या जैसे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो क्या
वाकई हमारे जो अधिकारी हैं या जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो बिल्डरों से पे कुछ कार्रवाई करना भी चाहती है, या फिर ये बिल्डर ही सरकार के हिस्से बन गए? अब की बार आपने इंटरेस्टिंग बात कह दी है। अभी तक हम इंटरेस्टिंग कर रहे थे। दरअसल मैं 2-3 चीजें यहाँ कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हमें ये जानना और मानना चाहिए कि वो दो नहीं है, वो एक है। मैं भी यही कह रहा हूं कि वो सरकार का हिस्सा ही है। पीछे से इधर से सरकार में वो हाँ, खड़े हुए हैं, और हाँ, पीछे सामने जो है बिल्डर हैं। अधिकांश बिल्डर जो हैं ऐसे एसोसिएशन में हैं, जो मैं अभी उसको डायरेक्टली नहीं कहना चाहता, लेकिन सच यही है, वो नेताओं के साथ बने हुए हैं या नेता ही बने हुए हैं। जिस सोसाइटी का जिक्र कर रहे थे वहां भी मामला यही है कि उसमें से एक उनके पीछे जो है परिवार में भाजपा नेता हैं। नहीं तो इसको देखिए, हाँ, किसी बिल्डर का भाई भाजपा नेता है या पिता भाजपा नेता है या पुत्र भाजपा नेता है, इसको मैं बुरा नहीं मानता, ना इसको कोई मुद्दा बनाना चाहता हूं। केवल मुद्दा ये है कि वो भाजपा नेता या सत्तारूढ़ पार्टी का व्यक्ति अब भाई होने के नाते सत्ता का बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, या उसको संरक्षण तो नहीं दे रहा है उसके गलत कार्यों के लिए। इसलिए महीन सी रेखा बीच में रखी जाती है कि जो आदमी अगर सत्ता से जुड़े हुए हैं वो लोग उसमें शामिल नहीं होने चाहिए जी। तो बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ मामला जो आपने शुरू में पूछा कि क्या इस पर कोई सरकार की नीति नियम कानून काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भारत पूरे देश के लिए बात करना चाहता हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा के लिए नहीं करना चाहता। भारत के पास नीति, विश्व की सबसे अच्छी नीतियां भारत के पास हैं, और विश्व की सबसे अच्छी नियति भारत के पास है। नियति से मेरा मतलब है यहाँ पर नदी से लेकर पहाड़ तक और पठार तक और मैदानी और वर्षा और गर्मी और ठंड, सारी नियति जो प्रकृति है वो सबसे अच्छी भारत के पास है। केवल यहाँ की नीयत खराब है। नीति, नियति और नियत, ये 3 चीज हैं। यहाँ नियत खराब है, और नियत खराब का मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि जिसे आप ये कह रहे हैं ना कि वो बिल्डर वहां पर उसने अपलिफ्ट कर दी है सड़क, उसे जरा संसदीय भाषा में बोलिए, उसने अपग्रेड कर दी है सड़क। उसने सड़क को अपग्रेड कर दिया। और कौन सा ऐसा अधिकारी है किसी भी प्राधिकरण का जिसके मोबाइल में सारे बिल्डरों के नंबर नहीं है? आप सिर्फ नाम लीजिए कि यार मुझे फला बिल्डर से काम है, वो 1 सेकंड में मिलाकर उससे बात करेगा सीधी, और वो आपकी समस्या का समाधान भी करा सकता है। तो जिसमें इतनी शक्ति है वो सही काम क्यों नहीं करा सकता है? ये मैं सीओ के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं कि सीओ के पास नंबर है, मैं उन अदने से अधिकारियों की बात कर रहा हूं जिनकी औकात सीओ के सामने मच्छर जैसी है, मक्खी जैसी है। उनकी इतनी शक्ति है कि वो जिस बिल्डर को चाहे, वो चाहे जो बिल्डर है, मतलब टाटा है, गोदरेज है और बड़े बिल्डर डीएलएफ है, कोई भी है, उसके वो तुरंत जीएम को, एमडी को फोन करेगा और चाहेगा तो तलब कर लेगा घंटे भर में। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं जी। आप कह रहे हैं कि इन प्राधिकरण के अधिकारियों के पास इन सबके नंबर है। हाँ जी। मुझे याद आ गया वो इंटरेस्टिंग फैक्ट, हालांकि ये किसी को बुरा लग सकता है। हमारे जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं, इन सबके पास भी सारे बिल्डरों के नंबर हैं, सबके कनेक्शन। अब मैं आपको रोकता हूं जी, सुन लीजिए। उनके पास, जो मैंने बताया, उन अधिकारियों के पास उनके नंबर हैं सबके, और वो उनकी टिप्स पर हैं, ऑन कॉल है। अब नेताओं की बात सुनिए।
सारे नेताओं के नंबर उन बिल्डरों के पास है और नेता उनके लिए ऑन कॉल हैं और उनके टिप्स पर हैं। जी राजीवा सिंह जी, क्या मेरी बात से असहमत हैं? वो नेता उनके पालतू देखिए बैरागी जी, आपने एक ऐसा टॉपिक टच कर दिया है। देखिए अगर हम बोलते हैं कि देश में करप्शन है, तो उसका फिर वो बॉटम लाइन हो जाती है कि आपने एक थोड़ा सा उसमें बोला भी था कि अगर ये सिस्टम ही करप्ट है तो कैसे समाधान निकलेंगे इस इन चीजों के लिए। एक ये बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन हाँ, ये बोलने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन देखिए हमें निकालना तो है ही रास्ता। हम लोग जो है यहीं इसीलिए आते हैं, जो कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि समाधान ढूंढने की प्रयास करते हैं। जैसे आपने बोला कि जो डेवलपर्स है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपर्स का बहुत अहम रोल होता है। मैं विदेशों में भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लेकिन उनका रेगुलेशन इतने स्ट्रांग है। देखिए मतलब जो आपने बोला कि नोएडा अथॉरिटी के पास अगर नंबर है, बहुत अच्छी बात है, नंबर है, लेकिन उनके अगर उसे सही यूज के लिए करा जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाई उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उनको देखा जाए कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर ऑडिट्स क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉपर प्रोसेस सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं। देखिए विदेश में ये जो डेवलपर्स होते हैं, इन्हीं के बेस, इनका इतना एक एक चीज मॉनिटर होती है कि अगर उन्हें एक फाउंडेशन बनानी है, वो बना के रखता है और फिर आके अथॉरिटी उसको चेक करती है कि ठीक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर वो सब सिस्टम अगर यहाँ पर आई थिंक पेपर्स पे जरूर होंगी वो चीजें जो आपने बोला कि हमारे यहाँ प्रोसेसेस और गाइडलाइंस सारी है, सब कुछ है बेस्ट। आई कंप्लीटली एग्री उसके लिए कि स्ट्रांग है हमारे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं है प्रोसेस का, चाहे वो जुडिशरी की वजह से हो। आपने एक और शुरू में एक बात बोली थी कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो ही इसको बहुत सारी चीजें उसी में पड़ जाती हैं और डिले हो जाती हैं सारी चीजें। तो आई थिंक जो आपने जो ये मुद्दा हम लोग जो बोल रहे हैं कि बट वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस, हमारा होता है जो हम डिस्कशंस भी कर रहे हैं, ऐसा निष्कर्ष निकले उसपे के समाधान निकले। हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स है, हमें भी पता है प्रॉब्लम्स है। मतलब जब बोलते हैं अथॉरिटी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट सिस्टम्स है पूरे देश में। तो मुझे 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 लगता है आपने जो है राजीवा जी को धर्म संकट में डाल दिया है। इसमें दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। मैं रोकता हूं, मैं दिनकर जी के पास आ रहा हूं। दिनकर जी, मैंने ये मुद्दा क्यों कहा कि बैरागी जी से कि बिल्डरों के नंबर या बिल्डरों के पास अधिकारियों के नंबर फिंगर टिप्स पे ही नहीं, नेताओं के पास भी। उसका रीजन था जब आपके बिल्डर ये जो बायर्स के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र लॉन्च हुआ, तो श्वेत पत्र को लॉन्च करने वाले जो हमारे राजनेता हैं, उन्होंने वो श्वेत पत्र किसी कम्युनिटी सेंटर में या किसी क्लब में या किसी बैंक उसमें जो है पब्लिक प्लेस पे नहीं किया। वो उन्होंने जो किया, राजीवा सिंह जी मुझे माफ करेंगे क्योंकि ये वहां मौजूद थे, वो उन्होंने एक बिल्डर के ही अर्धनिर्मित, यानी कि जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर आयोजित किया। यानी कि उसमें उस श्वेत पत्र को जो बिल्डर के खिलाफ है, जिसमें आम आदमी की अपेक्षा यह है कि सर इन लोगों ने हमें परेशान कर रखा है, आप हमारी बात सुनिए। वो कह रहे हैं मैं आपकी बातें सुनूंगा, मैं आपके लिए श्वेत पत्र लाऊंगा, मैं आपकी मांगे पूरी करूंगा, मगर मैं करूंगा उसी के सहयोग से या उसी के परिसर में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पूरे क्षेत्र में कहीं ऐसा कम्युनिटी क्लब नहीं था, कम्युनिटी हॉल नहीं था जो जहां पे वो कर सकते थे। किंतु जब उन्होंने किया तो मुझे उनकी जो सदिच्छा थी उस पर शक हुआ। तो यहां ये जो एक पैरामीटर है जो हम अभी बात कर रहे थे, उस मॉल की भी बात कर रहे थे जिसने सड़क उठा दी है और आप हंस भी रहे थे, तो इसके लिए आप लोग करने क्या जा रहे हैं? क्या सोल्यूशन है कुछ, या बस चुनाव के बाद फिर वापस वैसे ही हो जाएगा? ये मेरे से सवाल है? हाँ जी, आपसे। जी देखिए, उसके लिए हमने किया है। पहले क्या था, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वहां पे बैरिकेड लगा हुआ था, वो वहां से पब्लिक को जाने नहीं देते थे। हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत इंस्पेक्शन करवाए, तब वो जाने देते हैं। पूर्व एसीईओ, मुझे लगता है सीईओ ने भी, बट ठीक से मुझे याद नहीं है, बट एसीईओ ने किया था दौरा और इनके मैनेजर्स ने भी किया था।
दो चीजें बहुत गंभीर उल्लंघन हुई है वहां पे। पहला, जो मॉल और सड़क के बीच में ग्रीन बेल्ट था उसको कंक्रीट कर दिया है। अगर आप टाउन सेंट्रल के सामने जाएंगे बिल्कुल, तो मैंने उसने देखा क्या किया है कि कंक्रीट के बाद वो जो आर्टिफिशियल ग्रास होता है हाँ। उस पे ठोक के नट बोल्ट लगा दिया है। हाँ, और दूसरा जो गंभीर उल्लंघन है वो ये है कि साइकिल ट्रैक, जो जी, जी। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन पे हम इतना जोर देते हैं, साइकिल ट्रैक उस मॉल से कॉर्नर तक बिल्कुल गायब कर दिया है, तोड़ के मिला लिया है। जी। तो ये तो सिर्फ इस उल्लंघन के बेसिस पे एनजीटी और पता नहीं क्या क्या एक्शन हो जाता, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी अथॉरिटी हर जगह कंप्लेन करने के बाद भी पता नहीं वो कैसे अभी तक बचा हुआ है। दूसरी चीज, एक और बिल्डर था, मेरा ही बिल्डर है, उसने स्क्रो अकाउंट के बदले किसी और अकाउंट में पैसे लिए और इसका प्रूफ है। लोगों ने एक मोटी सी फाइल बना के सीईओ, ओएसडी और मुख्यमंत्री कार्यालय तक को दी। शुरू में ऐसा लगा कि अब एक्शन हो ही जाएगा, लेकिन वो करीब 1 साल या ज्यादा से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर सिर्फ उस फाइल पे एक्शन ले लिया जाए तो रेरा के प्रावधानों का, यूपी अपार्टमेंट एक्ट के प्रावधानों का और बाकी सब प्रावधानों का उल्लंघन किया हुआ है, सीधा सीधा है। इसमें एक छोटी सी बात ये थी जो हमने मांग भी करी थी मुख्यमंत्री जी से भी और बाकी जगह भी। प्राधिकरण क्या करता है, और पूर्व सीईओ ने हमें बताया भी था ये चीज, कि हम सिर्फ नोटिस भेज सकते हैं, एक्शन लेना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसके लिए क्या था, रेरा और अथॉरिटी को अगर कुछ सब जुडिशियल पावर मिले तब तो कोई बात बने, अन्यथा वो क्या करेंगे। हमने एक शिकायत की, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, एक चिट्ठी भेजी, बिल्डर ने फाड़ के कूड़ेदान में डाल दिया, और ये रिपीट होता रहता है, कोई एक्शन नहीं होता। तो हम श्वेत पत्र निकालें, अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें ले आए, कोई और सॉल्यूशन ले आए, लेकिन प्राधिकरण का डंडा जब तक चलाने का जोर नहीं होगा, जितना है भी वो नहीं चलाते, रीजन सबने बता ही दिया है, लेकिन अधिकतर बहुत सख्त एक्शन लेने का उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है और ना ही प्रोविजन है लीगल। बैरागी जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो दिनकर जी ने कहा कि एक्चुअल में प्राधिकरण के पास कुछ एक्शन लेने का लीगल कोई राइट ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, डीएम हर जगह इस तरह की वसूली को, इस तरह की चीजों को करते हैं। यहाँ पर रेरा को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन रेरा के जवाब के लिए उनका जो बिल्डर्स का संगठन है क्रेडाई, वो बहुत स्ट्रांग है। तो क्या ये कमी एक नियामक की है, या ये जो पूरा क्षेत्र है ये असल में इतना ज्यादा इसमें हिस्से बट गए हैं कि किसके हिस्से में क्या है, उसको काम क्या करना है ये पता नहीं है, और सरकारें भी सोच रही हैं कि हमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट लाना है। मैं दिनकर जी का भ्रम दूर करना चाहता हूं कि 1976 का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट है उसमें सीईओ को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको खुदाई नहीं बनाया, बाकी सब कुछ बना दिया है उसमें। वो चाहे जो एक्शन ले सकता है, और उस एक्शन का, जब मैं ये कह रहा हूं कि अदने से ऑफिसर्स की जेब में, फोन में उनके नंबर हैं, वो घंटे भर में तलब हो सकते हैं, वहीं दिखाई देंगे, फिर क्यों वो किस डर से आते हैं? यारी दोस्ती में आते हैं, सहानुभूति में आते हैं, उनके पास कोई भय है, कोई संरक्षण है जिसके लिए वो आते हैं। ये फिर वही नीयत की बात आएगी कि नीयत नहीं है जी, नीयत नहीं है, अभी भी नीयत नहीं है। अभी जो अमिताभ कांत समिति की जो सिफारिशें लागू करने की जो बात हो रही है, उसमें भी नीयत का ही अभाव है। और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि सीईओ को रजिस्ट्री, जो लीज डीड होती है उसको रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार के यहाँ पर, रेवेन्यू सरकार को जाता है, और उसको कैंसिल करने की पावर सीईओ को, जो कहीं नहीं है, और डीएम को भी नहीं है उसको कैंसिल करने की पावर, जो सीईओ को पावर है। सीईओ उसकी रजिस्ट्री लीज डीड कैंसिल कर सकता है, उसके जमा धन को फॉरफिट कर सकता है, उसके आवंटन को निरस्त कर सकता है। आप क्या बात कर रहे हैं? तो समाधान क्या है? अब अभी मैं उधर ही जा रहा हूं। आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं कि पॉलिटिशियन का काम होता है जनता और उनके पूंजीपतियों के बीच में खड़े होकर
पूंजीपति को जनता के भय से बचाए रखने का गारंटी वो पूंजीपति को देता है, और पूंजीपति के शोषण से बचाने की गारंटी जनता को देता है, और दोनों को इसी भ्रम में रखकर वो अपना काम चलाता है। करता किसी के लिए कुछ नहीं है, वो करता भी है तो पूंजीपति के लिए करता है। तो ये तो है पॉलिटिशियन का काम। प्राधिकरण जो कर रहा है, प्रोग्राम खत्म वो होने के बाद यहाँ आपके पर पास फोन ना आ जाए। मुझे वो जो है, जब मैं यहाँ बैठा हूँ और राजीवा सिंह जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं तो मुझे खतरा तो कुछ है नहीं। और चोर डकैतों से भी अगर हम डरने लगे तो काम फिर कैसे तो कुछ होगा? बचेगा ही नहीं, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर क्या बचना है। जी, ये जो है जनता का तीसरा वही- जी, ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राधिकरण जिस दिन चाहे जब चाहे। और मैं एक और बात ले जाना चाहता हूं, अगर आपको देर ना हो रही है, आपका शो जो है उसका समय सीमित ना जी, हो। जी, जी, 2 मिनट यहाँ बोलिए। पूर्व विधायक जिनकी हत्या हो गई थी, महेंद्र सिंह भाटी, एक बहुत ही मजबूत विधायक थे। वो शहर वालों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछा। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, जी, उस समय उन्होंने सवाल पूछा कि ये जो प्राधिकरण है, ये क्या कोई टापू हैं क्या, जिन पर ना भारत सरकार का कानून लागू होता है, ना यूपी सरकार का कानून लागू होता है, सिर्फ अपना कानून ये जो बना लें और जिसको लागू करना चाहे कर लें। जब किसी को लाभ देना हो तो 1984 से पहले का कानून लगता है, जब किसी को नुकसान देना हो तो 2023 के बाद का कानून लगता है। ये आप लोग दोनों महारथी बैठे हैं अपने क्षेत्र के, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस बात को कि इनका कानून अपने हिसाब से चलता है। लेकिन इस और कान तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो मेरा दर्द भी है कि यहां इस जनपद में 3 प्राधिकरण नहीं है। हम लोग साढ़े मोटे तीन तौर पर 3 प्राधिकरण जानते हैं, नहीं, चौथा प्राधिकरण है। 3.5 3.5 कह लीजिए आप, हाँ, 3.5 कह लीजिए। जो यूपी सीडा है उसके भी कम से कम 10 शायद 8 या 10 पॉइंट्स हैं जो आवासीय हैं, जी, 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 और उनमें भी यही समस्या है, सब में रजिस्ट्री नहीं हो रही है उनकी भी। वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नोफा के साथ भी नहीं है, नेफोमा के साथ भी नहीं है उनका। वो बेचारे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे दलित और आदिवासी हैं, उनकी समस्या और बड़ी है। हाँ, उनका यहाँ पर सीओ भी नहीं बैठता है, वो कानपुर बैठता है। जी, जी, और यहाँ उनकी मतलब उनको इस तरह से वो इनसे ज्यादा बेसहारा है। यहाँ तो अथॉरिटी को घेर तो लेते हैं आप जाकर, यहाँ वहां उनके पास ये भी बेचारों के पास साधन नहीं है। ये जो अथॉरिटी, ये जो अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें आई हैं, इसमें जानबूझकर यूपी सीडा को छोड़ दिया गया है, हाँ, जबकि तो वो भी आपके ही मतलब जैसे पीड़ित हैं। जी, जी, तो कुल मिलाकर जी समाधान क्या है? क्या समाधान ऐसे ही चलता रहेगा कि प्राधिकरणों की रिपोर्ट आती रहेगी कि बिल्डर नहीं आ रहे हैं, और बिल्डर कहते रहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, एनसीएलटी में भेज दो, मैं फिर हमें दोहरा रहा हमें हूँ, जेल भेज दो। हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नहीं, वो जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, उन्हें क्या कहते हैं, जेल जाने का डर ही नहीं है। हाँ, तो डर ही नहीं ना, वो तो देखिए आराम से आप बात बैठे हो। समझिए, आप समझ लीजिए उनको। देखिए 2 चीजें, एक तो आदमी होता तैयार कि भाई मुझे आप कुछ कर लीजिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। एक आदमी होता जिसे भरोसा है कि उसका कुछ होगा ही नहीं। ये स्थिति वो है, यहां पर उनको कोई भय नहीं है। और नहीं तो जो एसेट्स अभी बाकी हैं सभी प्रोजेक्टों में, दिनकर जी को मालूम है, जब इतना वो रिकॉर्ड लेकर बैठे हैं, सभी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें इतने एसेट्स बचे हुए हैं कि प्राधिकरण का पैसा भी चुकता हो जाएगा और वो प्रोजेक्ट पूरे भी हो जाएंगे। समस्या कहीं तो कोई नियत की समस्या है। नहीं। हाँ, बात तो वही है, नियत की बात है। इसमें प्राधिकरण, अगर जो अधिकारी अच्छे आए हुए हैं हमारे यहाँ, रवि कुमार एनजी जो ग्रेटर नोएडा के सीईओ हैं, मुझे लगता है कि वो ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। लोकेश एम ने, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने 5, 7, 9 बिल्डर्स को सहमत कर लिया है, चाहे वो फर्जी सहमत हैं चाहे असली सहमत हैं। लेकिन ये अधिकारी कुछ करना चाहेंगे तो वही लोग आपको दिखाई देंगे जो इनको कहेंगे कि वो ज्यादा उड़ान मत भरिए,
ये तो किसान आंदोलन करवा देंगे आपके लिए। हाँ, कोई ना कोई कुछ होता है। चलिए क्या कहा जाए? जी 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 किसान आंदोलन पे एक हाँ एपिसोड अलग करेंगे। आज का टाइम क्लोज हो रहा है क्योंकि हम 1 घंटे से लगभग होने वाले हैं। कुल मिलाकर जिस मुद्दे पर हम जहां से शुरू हुए थे, मुझे लगता है अभी भी हम वहीं खड़े हैं। कंक्लूजन सिर्फ ये है कि ये एक भ्रम है कि प्राधिकरण, बिल्डर, हमारे नेता सब अलग अलग हैं और सब हमारे लिए काम कर रहे हैं। असल में ये जो 2 लाख लोग हैं, 2 लाख फ्लैट बायर्स हैं, इनकी समस्या का समाधान फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हो जाता है तो ये इस सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी जनता पर। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक जनता ऐसे ही प्रदर्शन करने के लिए, ईएमआई के साथ किराए देने के लिए अभिशप्त है। और बिल्डर, प्राधिकरण के अधिकारी और हमारे सारे नेता एकदम मस्त हैं। चुनाव आ रहे हैं, सबके अपने अपने हिस्से हैं, अपने अपने किस्से हैं। हम भी कल फिर नया किस्सा लेकर आएंगे, नए लोगों के साथ आएंगे। अगर आपको इस परिचर्चा में कोई बात अच्छी लगी है, कोई चीज है, तो आप अपनी राय हमें नीचे दे सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।